अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोगों का फ़ाज़िल यूनानी क्लासेस में एक बार फिर से खैर मक़दम है। आज उसूल तिब के हवाले से हम शुरू करेंगे और शुरुआत से ही लेके चलेंगे। आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है इल्म तिब से, उसके बाद उसूल तिब आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक इसका इल्म तिब का पस मंज़र और थोड़ा सा इल्म तिब के बारे में जो बताया गया है बुक के अंदर उसको हमने ब्रीफ़ किया है। डेफिनेशन जैसे कि आप सबको पता है कि वो इल्म है कि जिसमें इंसान से बलिहाज सेहत, अदम सेहत या ज़वाल सेहत बहस की जाती है, ताकि अगर सेहत हासिल है तो उसकी हिफाजत की जाए, और अगर सेहत मादूम हो गई है यानी मर्ज़ पैदा हो गया है तो सेहत को वापस लाने की कोशिश की जाए। यानी कि इल्म तिब में सेहत की भी बात होगी, मर्ज़ की भी बात होगी, और उन दोनों के बीच की जो कैफ़ियत होगी उसका भी ज़िक्र किया जाएगा। और अगर सेहतमंद आदमी है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसका तिब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सेहतमंद आदमी है से कोई किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है तो प्रिवेंशन के तौर पे उसको हम मुतदबीर वो चीज़ें बताई जाएंगी कि आगे चल के उसको किसी तरह की बीमारी से बचा जा सके, तो वो भी इल्म तिब के ज़ुमरे में आएगा। या कोई डिज़ीज़ उसको लाहक हो गई है तो उसका हम इलाज करें। इलाज की भी हम कई तरह से कर सकते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल दवा, इलाज बिल तदबीर, इलाज बिल यद। तो बहुत इलाज के तरीक़े हैं जो आप पढ़ेंगे। तो फ़िलहाल इल्म तिब की डेफिनेशन में सेहत, मर्ज़, ज़वाल सेहत, ये तीनों कैटेगरी इसके अंदर इल्म तिब में आती हैं। होप देखा आपको इल्म तिब ये क्लियर हो गया होगा इल्म तिब की मेन डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इल्म तिब सिर्फ़ सेहतमंद आदमी से ताल्लुक़ रखता है या किसी मरीज़ से ताल्लुक़ रखता है, या जिसमें हम इलाज बिल तदबीर अगर हम करते हैं तो वो इल्म तिब की ज़ुमरे में आएगा या नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जो है ये इल्म तिब के अंदर आएंगी। अब मज़कूर तारीफ़ की रूह से इल्म तिब को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। यानी कि जो हमारा इल्म तिब है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो मेन इसके दो पार्ट्स हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो था इल्म तिब का, ये इस साल आपका आया भी था कि इल्म तिब के कितने टाइप्स हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको पता होना चाहिए कि इसके हमारे दो तरह के टाइप हैं, इल्म हिफ्ज़ सेहत और इल्मुल इलाज। यानी कि जैसा भी मैंने आपको बताया, अगर किसी को कोई मर्ज़ लाहक नहीं है तो उसकी जो सेहत है उसको किस तरह से प्रिज़र्व किया जाए, तो इल्म हिफ्ज़ सेहत। और अगर अनफॉर्चुनेटली उसको कोई मर्ज़ लाहक हो गया है तो उसका इलाज हम किस तरह से कर सकते हैं। इलाज के प्रोसेस मैंने आपको बताया 3-4, तो वो उस तरह से हम इलाज किया जा सकता है। ये तो एक जो तारीफ़ के लिहाज से डेफिनेशन होती है मेन, इल्म हिफ्ज़ सेहत, इल्मुल इलाज। ठीक है। अब क्वेश्चन जो है आपका दो तरह से आ सकता है कि तारीफ़ के लिहाज से इल्म सेहत की कितने टाइप्स हैं और इल्मी एतबार से तिब के कितने टाइप्स हैं। इत्तेफाकन दोनों में ही दो दो टाइप्स हैं। अगर नाम नहीं पूछते तो आप दो लिखेंगे तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर इल्म हिफ्ज़ सेहत और इल्मुल इलाज के साथ आपको तिब इल्मी या नज़री या तिब अलमी आता है, अमली आता है, तो फिर उसको आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तारीफ़ वाले में आपको इल्म हिफ्ज़ सेहत और इल्मुल इलाज ये दो पार्ट्स हो जाएंगे, और अलमी या इल्मी एतबार से इसके भी दो पार्ट हो जाएंगे, एक तो नज़री और दूसरा अमली। तो तारीफ़ के लिहाज से हमारे समझ में आ गया कि एक तो हमें प्रिवेंशन करनी है और दूसरा बीमारी कोई लाहक हो गई है तो उसका इलाज करना है। अब इल्मी एतबार से यानी कि कोई एक जो डॉक्टर पढ़ाई कर रहा है, एक हकीम जो पढ़ाई कर रहा है, अगर वो इलाज करता है तो उस इलाज के दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो जो तिब इल्मी या नज़री, यानी कि जो थ्योरेटिकल उसने पढ़ा है या उसको वो पूरा अपना एक थ्योरी के हिसाब से देखेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखेगा, उसको मतलब जो उसके अहवाल हैं उससे उनको दरियाफ़्त करेगा। ये सब चीज़ें उनको पता करने के बाद जो निकल के जुज़ आएगा वो तिब इल्मी या नज़री। ये आपके जो आपने पूरा पढ़ा है 5 साल में, 5.5 साल के अंदर थ्योरेटिकल की बात चल रही है। जैसे फ़ीवर को ले लीजिए, फ़ीवर के अंदर उसे दरियाफ़्त करेगा, भाई आपको पसीना आता है, बुखार किस तरह से आता है, दिन में ज़्यादा आता है, रात में आता है, आके उतर जाता है या कंटिन्यूस रहता है, एक दिन छोड़कर आता है या एक दिन के बाद आता है, इस तरह से। तो जो थ्योरी या हम जो बेड साइड में जो उनसे पूछते हैं जब हम आईपीडी में जाते हैं तो वो तिब इल्मी या नज़री आ जाता है। अब दूसरा इसका पार्ट होता है कि
अप टू, मेरे जो समझ में आता है कि अप टू द पॉइंट डायग्नोसिस, जब भी हमने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया, अप टू द पॉइंट ऑफ द डायग्नोसिस तिब इल्मी के नज़री ही चलता है। अगर हम अपने यूनानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और अगर एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो फिर उसमें कुछ इन्वेजिव प्रोसेस हो जाते हैं, जैसे आपका कुछ नॉन इन्वेजिव है, कुछ इन्वेजिव है, सीटी है, एक्सरे है, ब्लड वगैरह है, तो उसको अभी हम बात नहीं करते, हम यूनानी की बात करते हैं। तो इल्मी एतबार से एक तो ये हो गया नज़री, यानी कि हम जो कुछ देख रहे हैं मरीज़ के अंदर, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं वो हो गया इल्मी, और दूसरा अमली वो होगा अब जब एक डायग्नोसिस बन गई फर्दर तो उसका अब हम इलाज किस तरह से करेंगे, तो वो दूसरा पार्ट हो जाएगा तिब अमली। तारीफ़ के लिहाज से दो तरह का होता है इल्म तिब, इल्म हिफ्ज़ सेहत, इल्मुल इलाज। इल्मी एतबार से भी दो तरह का होता है तिब इल्मी, एक देख कर और एक इलाज कर कर, सो सिंपल, ठीक है। दोनों के दो दो पार्ट्स हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। अब तिब इल्मी और नज़री जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब पहले ही कर चुका हूँ, इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अगर आप चाहें तो। तिब इल्मी या तिब नज़री ये वो इल्म है कि जिसमें किसी चीज़ का इल्म बयान किया जाता है और उसका ताल्लुक़ अमल से नहीं होता, यानी कि उसका हम ट्रीटमेंट नहीं देंगे, कोई अमल नहीं करेंगे, कोई उसके ऊपर हम कोई प्रोसीजर नहीं करेंगे, जो भी इल्मी खाली हम उसको एज अ होल देखेंगे, उसके ऊपर हम किसी तरह का कोई अमल नहीं करेंगे। इसमें हम इंस्पेक्शन तक कर सकते हैं, जैसे परकशन है, डल नोट मिल रही है, या स्टेथोस्कोप से उसको बीपी लेना है, या और भी जो हम इंस्पेक्शन में पाल्पेशन में करते हैं, ऑस्कल्टेशन में करते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं बिफोर ट्रीटमेंट, अप टू द डायग्नोसिस एंड बिफोर ट्रीटमेंट तिब इल्मी या तिब नज़री कहलाएगी। मसलन बुखार के मुताल्लिक़ ये बयान किया जाए कि इसकी मौजूदगी में बदन में हरारत बढ़ जाती है, प्यास होती है, दर्द सर होता है वग़ैरह, तो ये बुखार के मुताल्लिक़ होगी और अमल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। दीज ऑल द साइन एंड सिम्टम्स, और इसका भी हम फ़िलहाल कोई ट्रीटमेंट हमने शुरू नहीं किया है, तो ये आएगा। अब आता है तिब अमली, यानी कि अब जब सब चीज़ें हमें पता चल गई तो अब जो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो वो तिब अमली के अंदर आएगा। शॉर्ट कर देते हैं इसको। ये वो इल्म है जिसमें तदाबीर और अमल से मुताल्लिक़ बातें बताई जाती हैं। मसलन बुखार के मरीज़ के मुताल्लिक़ बताया जाता है कि इसको ठंडा पानी पिलाया जाए, या कोई दाफ़े हुमा दवा दी जाए, या इसके हाथ पैरों की मालिश की जाए, तो ये मालूमात जो होगी ये अमली होगी। अब जो भी हम प्रोसीजर आफ्टर द डायग्नोसिस के बाद जो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो तिब अमली हो जाएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत डिटेल में बता दिया आपको। अब आते हैं कुल्लियात तिब। जो कुल्लियात तिब है, यानी कि हम इसके बारे में, जो तिब के बारे में जो कुल्लियात पढ़ते हैं, इसकी जो पढ़ाई जाती है हमें फर्स्ट प्रॉफ के अंदर, कि मेनली इल्म तिब की जो कुल्लियात तिब जो है, ये जो बना है, इसका जो पूरा जुज़ है मेन 3 किताबों से लिया गया है। अगर आप देखें जो पहले सबसे ज़्यादा किताबें राइज थी वो थी अल कानून जो इब्न सीना ने लिखी है, एक ये, उसके बाद कामिलुस सना और ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही। ये 3 बुक्स ऐसी हैं जिसकी बुनियाद पे कुल्लियात तिब का डिवीज़न किया गया है। अब वो डिवीज़न क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुल्लियात तिब जो एज अ होल पूरी तिब की जो कुल्लियात है, जो थ्योरी है, जिसके ऊपर अमल करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं, ट्रीटमेंट का एक हमारा आगे का प्रोसीजर रहता है कि किस तरह से इसको हमें पेशेंट को देखना है, और तो उसको मेन जो शुरुआती करी है अल कानून, कामिलुस सना और ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कुल्लियात तिब किन 3 किताबों के, उसका जो बेस है, जो कुल्लियात तिब का डिवीज़न किया गया है, किन किताबों की बेस पर किया गया है। तो आप आंसर दे सकते हैं अल कानून, कामिलुस सना और ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही। इसके बाद इनके मुसन्निफ़ भी आपको नाम याद होना चाहिए सबके। इसका शेख है, और ज़ख़ीरा ख्वारज़म शाही का जुरजानी, और कामिलुस सना का ये आप बताइएगा मुझे कमेंट में, ताकि पता चले कि आप शुरुआती थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या नहीं रखा।
तो इससे ये 5 शोबों में हम इसको डिवाइड कर दें। इन 3 बुक्स के बेसिस पे एज अ होल हमने एक चैप्टर बनाया कुल्लियात तिब, और उसका हमने डिवीज़न कर दिया 5 पे। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? वो 5 चीज़ें ये देखिए, ये सब जो शुरुआती इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, अब जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है वो बेसिक्स ज़्यादा क्वेश्चन, अभी आप देखिएगा 2002-3 का पेपर ले लीजिए या 2022 का पेपर ले लीजिए, तो उसके अंदर बेसिक ज़्यादा पूछा गया है। तो नीचे का हम बहुत कठिन कठिन हुम्मा पढ़ने पहुंच गए, हुम्मा के अंदर दूसरी किताबों से कंसल्ट करा, या उसूल तिब की बेसिक बुक छोड़ के बहुत डीप कुल्लियात नफीसी और पता नहीं कौन कौन सी बुक्स के अंदर हम जो हमें एमडी में पढ़नी चाहिए वो हम एमडी से पहले ही पढ़ लेते हैं। तो उसका नतीजा ये होता है हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई उसमें ये है, इसमें ये है। तो आप कोई भी एक बुक पढ़िए, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए पर्टिकुलर, और उससे आप जुड़े रहिए उस बुक से। आप ये नहीं है कि एक बुक पकड़ लिया आपने फिर 4 का, और क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप 4 बुक करेंगे तो फिर कब तक आपका कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। वो काम अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम 4 बुक का कंसल्ट करके ब्रीफ करके आपको उसके अंदर हम बताएंगे। आप एक बुक से नोट्स बनाइए, कंसल्ट करिए, हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़िए, लेकिन एक बुक आपके पास रेफरेंस की रहनी चाहिए। कमालुद्दीन हमदानी साहब की बहुत अच्छी बुक है, बहुत पहले से राइज है, चली आ रही है, उसके अंदर नो डाउट आप पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। और थोड़ा डिटेल्स जो अब क्वेश्चंस में पूछी जाने लगी हैं उसमें नहीं मिलती हैं, वाकई मैं मानता हूँ, लेकिन वो मैं आपको इंक्लूड करूँगा जब फर्दर हमारी उसूल तिब की क्लास होंगी, तो वो पॉइंट्स उसके अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। अब आप परेशान ना हो कि मैं वो इतनी मोटी किताब लेके आनी है फिर पढ़नी है, ठीक है। तो कुल्लियात तिब का जब डिवीज़न हुआ है ये 5 शोबों में हुआ है, ठीक है। जो बुक्स की बेसिस हैं वो 3 बुक हैं, 3 बुक मैंने आपको बता दी। डिवीज़न और कुल्लिया आपका वो रह गई है। कामिलुस सना का आपको राइटर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्यों मैं बिल्कुल भूल चुका हूँ, आपको बताना पड़ेगा। ओके, अब ये 5 सब्जेक्ट्स देखिए ये हैं जो हम उम्र तबैया पढ़ते हैं, तो वो कुल्लियात तिब का पहला हिस्सा कहलाता है, ठीक। कुल्लियात उम्र तबैया रह गया था इसमें, ठीक है। कुल्लियात उम्र तबैया सबसे पहला डिवीज़न है इसका। जो बेसिक उमूर हैं हम जो पढ़ते हैं, अरकान, इखलात, मिजाज, आज़ा, जो 7 हमारे उमूर हैं, तो इस सबसे पहले जो कुल्लियात तिब का मेन पार्ट उमूर पे ही मबनी है, ठीक है। और उमूर के अंदर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आपको उसका जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल याद रखना है। फिर से मैं आपको याद दिला दूं, इस साल भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, उसके अंदर 4 अमूर दिए हुए थे गालिबन, तो और चारों का जो सीक्वेंस था वो हैज़र्ड वे में था, तो उसको आपको सही लगाना था। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अरकान, मिजाज, इखलात, आज़ा, अरवा, क़ुव्वा, अफ़ाल, अगर किसी को सीक्वेंस याद करना ज़रूरी है, सीक्वेंस से याद करिए आप। ये नहीं हो कि हाँ भाई क़ुव्वा भी है, अफ़ाल भी है, फिर आज़ा, फिर अरवा, फिर मिजाज, इस तरह से नहीं। तो शुरुआती दौर है, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, जो नए लोग हैं उन लोगों को सीक्वेंस की आप इसके अंदर थोड़ा सा वो रखिए। कुल्लियात उमूर तबैया के अंदर जो 7 हमारे उमूर हैं उनका सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीक्वेंस में याद रखना। एक ही जगह से 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, इसी में से एक क्वेश्चन और था, वो शायद गालिबन याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इसी 7 में से ही था वो। नाउ नेक्स्ट पार्ट उम्र तबैया हम डिस्कस करेंगे। यहाँ मेनली जो हमारा मेन कंसर्न है वो उम्र तबैया है आज के लिए, जो इसमें सिर्फ अरकान तक हो जाएगा आज। नेक्स्ट होता है कुल्लियात असबाब अमराज व आराज, ये इसकी सेकंड डिवीज़न है कुल्लियात तिब की। ये भी आप इसी में पढ़ेंगे, उसूल तिब के नाम से ही सब चलता है ये। और उसके बाद नब्ज़ बोलो बराज, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, तीसरा डिवीज़न। 14 है कुल्लियात अद्विया, अद्विया की माहियत वगैरह किस तरह से असरअंदाज होती हैं बॉडी में जाके, क्या क्या इनकी कैफियतें होती हैं, इन सब का जिक्र किया जाएगा। कौन से मर्ज़ में कौन सी दवाएं दी जाती हैं, कौन से दर्जात होते हैं। और लास्टली जो होता है कुल्लियात उसूल इलाज, उसूल इलाज जो हम लास्ट में सब चीज़ जब हमने पढ़ ली तो उसका फिर उसूल इलाज किस तरह से किया जाएगा, गालिबन दवाई से किया जाएगा, तदाबीर से किया जाएगा, या सर्जरी से किया जाएगा, या इलाज बिल ग़िज़ा से किया जाएगा। तो ये 4 तरह के पार्ट्स होते हैं उसूल इलाज के। ये आपको लास्ट में जब हम टॉपिक पे पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। मेन कंसर्ट जो शुरुआत है वो हमारा है उमूर तबैया का, सॉरी कुल्लियात उमूर तबैया, जो हमारे कितने होते हैं 7, ठीक है। और 7 में सबसे पहला जो होता है हमारा वो अरकान होता है, फर्स्ट अरकान से शुरू होता है। तो ये 5 डिवीज़न हो गए
ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा डेमो क्लास में मैं डिटेल में इसलिए बता के आपको चल रहा हूँ कि शुरुआती चीज़ है, और जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम कोर्स कंसाइज करते जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा। अभी एज अ डेमो क्लास आप लोग ना पढ़ रहे होंगे फ़िलहाल, क्योंकि कुछ लोग का एग्ज़ाम का भी ये है कि काउंसलिंग रह गई है, किसी के मार्क्स कम हैं, किसी के अच्छे हैं। जो अच्छे वाले तो इंशाल्लाह ताला जाएंगे, जो बीच में थोड़े से मौलक हैं उनको पता नहीं है कि हमारा इस साल होना है या नहीं होना, तो वो एक 10-15 दिन बाद जब भी वो काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए अभी हम थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि जब हम क्लास शुरू करेंगे एक हफ़्ते बाद, या मोस्ट प्रोबेबली हम 9 तारीख से शुरू करने की सोच रहे हैं क्लास, तो आप लोगों का कोर्स ना छूटे। क्योंकि आप चलिए आप आप 1 महीने बाद ज्वाइन करेंगे, रिकॉर्ड लेक्चर हो जाएगा, आप सुन लेंगे, इकट्ठे 5-10 वीडियो हो जाएंगी, तो उसके अंदर वो बात नहीं आएगी। अब 10 वीडियो में से कभी आप उसको आगे बढ़ा के देखेंगे, कभी पीछे करके देखेंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ स्किप करेंगे, तो उससे आपका नुकसान होगा। तो सीक्वेंस वाइज में जैसे जैसे हम टाइम टेबल बनाएंगे उस हिसाब से टॉपिक्स डिसाइड होंगे, सब्जेक्ट डिसाइड होंगे, आप उस हिसाब से पढ़ते चलिए, थोड़े थोड़े नोट्स बनाते चलिए। बहुत टाइम है, 9 मंथ्स इज़ एनफ टाइम फॉर पीजी एंट्रेंस, पर्टिकुलरली फॉर यूनानी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ना घबराइए कि टाइम नहीं है, पढ़ना आपको कंटिन्यूस पड़ेगा, बिल्कुल आपको, चाहे आप 2 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यूस पढ़िए, ठीक है। ऐसा ना हो आज का काम कल के पेंडिंग में डाल दें कि नहीं कल कर लेंगे, कल 4 घंटा कर लेंगे, परसों 6 घंटा कर लेंगे, नहीं 2 घंटा करिए, लेकिन आप जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज़ करिए, उसकी नोट्स बनाइए, ठीक है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। कुल्लियात उसूल इलाज के बाद अब थोड़ा सा तिब का तारीख़ी मंजर देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में है, ये जब तारीख़ी तिब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको और अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा। तारीख़ी मंजर सिर्फ ये है कि जो तिब के जो मौजूद हैं, जो शुरुआत होती है तिब की, जिन्होंने इसकी नींव डाली वो अस्कलिबूस से शुरुआत होती है, यूनानी की, ठीक है। उसके बाद इनके जो शागिर्द थे अफलातून, उन्होंने तिब की कमान संभाली। उसके बाद अफलातून के बाद फ़ीसागोरस। ये 3 नाम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ये 3 एटलीस्ट 3 तो आपको याद होने चाहिए, अस्कलिबूस, अफलातून, फ़ीसागोरस। इसमें भी आपको सीक्वेंस याद रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि तिब के जो मौजूद हैं उसके बाद बहुत से तबीब आए, तो उसका एक सीक्वेंस याद रखना थोड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन ये अस्कलिबूस, अफलातून और फ़ीसागोरस, AAF, तो ये याद रखिएगा, फ़ीसागोरस, ठीक है। अब इन्होंने तो मौजूद जो थे, इन्होंने तो इसकी जो थी ना बुनियाद डाली। उसके बाद जो ज़्यादा जो तिब का काम हुआ, जो फिर उसके जो बानी कहलाने लगे, जिनकी वजह से कि तिब आगे बढ़ी, ये वो बढ़ी हमारे बुकरात की वजह से, जो आज हिप्पोक्रेट के नाम से दुनिया उन्हें जानती है, मॉडर्न मेडिसिन के भी वो फादर कहलाते हैं। तो बुकरात जो हैं वो तिब के बानी कहलाते हैं, और मौजूद तिब अस्कलिबूस कहलाते हैं। दोनों वर्ड्स में फ़र्क पता कर लीजिए, मौजूद तिब और तिब के बानी, ठीक है। तो ये बुकरात होंगे, बे से बानी और बे से बुकरात, इतना फंडा याद कर लीजिए आप। जो मौजूद तिब की जब बात आती है कि तिब के बानी बे से शुरू होता है और बे से ही बुकरात शुरू होता है। आँख बंद करके पूछे कोई क्वेश्चन कि वह तिब के बानी कौन है, तो बानी में बे आ रहा है और बुकरात में बे आ रहा है, बेखौफ बेखतर आप बुकरात पे लगा दीजिए। और रही बात मौजूद की, जब बे से बानी और बुकरात हो गए तो अस्कलिबूस ही बचे मौजूद के लिए, तो वो उधर पहुंच जाएंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बुकरात के बाद अरस्ता तालीस, इन्होंने जो तिब के उसूल थे, जो इन्होंने वो बनाए, पैरामीटर्स बनाए कि किस तरह से, ये तारीख़ तिब में इसकी डिटेल आपको मिलेगी। फ़िलहाल ये बता दें कि इनके जो कवायद थे, जो कानून थे तिब के, वो अरस्ता तालीस ने बनाए। अरस्ता तालीस के बाद दीस खरीदूस, इन्होंने इल्मुल अज़विया पे बहुत अच्छा काम किया। इनकी किताबुल हशाइश भी लिखी गई, जो भी 5 वॉल्यूम पे है। तो अज़विया के अंदर इन्होंने काफ़ी काम किया, और उनकी किताब बहुत सालों तक इल्म तिब के जो मदरसे होते थे या स्कूल होते थे उसमें पढ़ाई गई, बाकायदा फ़ोटो के साथ जो इनकी बुक थी उन्होंने इसको शाये किया था। उसके बाद जो आते हैं जालिनूस का काम मेनली ये समझिए आप मॉडर्न मेडिसिन का एक तरह से ये बंदा था, लेकिन इन्होंने जो काम किया एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने, तशरीह में और आपके फिजियोलॉजी के अंदर जालिनूस का बहुत ज़्यादा काम है। तो इनका मौजूद तिब जो हैं वो 3 हैं, एक के बाद एक
आपके अस्कलिबूस, अफलातून, फिज़ागोरस, और बानी में आपके बुकरात, अरस्ततालीस, दीसकरीदूस और जालिनूस। एटलीस्ट इतना आपको याद होना चाहिए, ये वाला सीक्वेंस। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, ये 4 ऑप्शन नहीं मिलते, तो उसके बाद आपके पास गुंजाइश रहेगी कि भाई वो 4 और 3 7 वो तो ऑप्शन है नहीं, अब ये 2 बच रहे हैं, इनमें से 50-50 कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन आसान हो जाएगा आपका। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, उमूर तबैया। ठीक है, ये अभी तक तो एक शुरुआती उसका प्रीफेस था उसूल तिब का, वो चल रहा था। जो अब मेन जो टॉपिक हमारा उमूर तबैया से शुरू होता है वो ये है उमूर। इसकी डेफिनेशन फर्स्ट प्रॉब्लम में बताई जाती है, हर किसी को रटी होती है, बिल्कुल याद होती है, आंखें बंद करके आप बता देते हैं। तो फिर हुक्माए यूनान का नज़रिया ये है कि उमूर तबैया तबीयत से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो उमूर हैं कि जिन पर बदन इंसान का दारोमदार होता है। यानी कि जो उमूर हैं, जो 7 उमूर हैं, ये उमूर तबैया जो हैं ये 7 हैं। तो इंसान का जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो भी उसकी फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, जो भी उसके अंदर चल रहा है, वो सब का सब इन्हीं 7 उमूर के ऊपर डिपेंड करता है। अब आगे कहते हैं यूनानी तिब्बा के इन उमूर में अगर एक चीज़ भी मादूम हो जाए तो बदन इंसान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। यानी कि 7 पिलर्स जो बॉडी के हैं, जिनको उमूर तबैया कहते हैं, इसमें से एक भी मादूम हो जाए, मादूम का मतलब होता है ख़त्म हो जाए। ठीक है, बिगाड़ होना अलग चीज़ है और मादूम होना, बिल्कुल ख़त्म होना, वो अलग चीज़ है। तो बॉडी का फिर जब वो हो जाएगा तो फिर इंसान का वजूद बाकी नहीं रहेगा, यानी कि उसकी डेथ लाहक हो सकती है अकॉर्डिंग टू हुक्माए यूनान। अब इनका सीक्वेंस मैंने आपको बताया था, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहले आता है अरकान, फिर आता है मिजाज, मिजाज के बाद अखलात, फिर आज़ा, अरवाह, क़ुवा और अफ़ाल। लास्ट में अफ़ाल आता है। सबसे पहले अरकान है, मिजाज, अखलात। इसको अब आप किस तरह से याद करेंगे, ये याद करिए, इसको रटिए, लेकिन सीक्वेंस में रहना चाहिए, ये सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक, मेन क्वेश्चन कभी भी पुटअप हो सकता है कि आधा इखलात मिजाज मैचिंग कराने के लिए दे दिया उन्होंने अलग अलग, कि इसके बाद कौन सा आएगा, इससे पहले कौन सा आएगा, या इनका सीक्वेंस लगाइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें कुछ वो नहीं है। अब आती है तबीयत। तबीयत का जिक्र आता है, तबीयत किसे कहते हैं? ठीक, तबीयत वो ताकत है जो बदन इंसान की इस्लाह व फलाह के लिए जुमला अफ़ाल अंजाम देती है। यानी कि इंसान के आगे बढ़ने, नशोनुमा, उसको जीने के लिए जो सब काम जो हैं वो तबीयत के ही ज़िम्मे होते हैं। ठीक है, तबीयत को एक तरह से उसकी आप इम्यूनिटी मान लीजिए फ़िलहाल के लिए। तो जितने भी जो उसके काम हैं, जो भी उसका सर्कुलेशन चल रहा है, जो उसका रेस्पिरेशन चल रहा है, डेफिकेशन है, और भी जितने भी उसके बॉडी के फंक्शनिंग्स हैं, वो सब तबीयत के ज़िम्मे होते हैं। और यही तबीयत एक तरह से, जैसे बाइक के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है, पेट्रोल से पूरा उसका मशीनरी चलती है, इसी तरह से तबीयत जो है वो बॉडी को पूरा चलाती है। मर्ज़ की सूरत में तबीयत ही असल मुआलिज होती है। ठीक, इम्पॉर्टेंट है कि मर्ज़ की सूरत में असल मुआलिज कौन होता है, पता नहीं है, क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि भाई मर्ज़ की सूरत में तो ऑप्शन दे दिए कि डॉक्टर होते हैं, हकीम होते हैं, या थर्ड किसी का नाम दे दिया और नीचे लिख दिया तबीयत। अब आप लोग लिटिल बिल कंफ्यूज, जिन्होंने ये डेफिनेशन सही से याद तो करी थी लेकिन वो भूल गए कि तबीयत असल मुआलिज है, ये इतनी बात भूल गए वो। तो मर्ज़ की जो सूरत में, यानी कि जब भी कोई हमें बीमारी लाक डिजीज़ हो रही है, बीमारी हो रही है, तो तबीयत ही क्या होगी, असल मुआलिज होती है। ठीक है, तो जो दवाएं वगैरह देते हैं वो हम तबीयत को ही ठीक करने के लिए देते हैं। उसके जो खिलात बिगड़ जाते हैं, जो अनबैलेंसिंग हो जाती है, उसको बैलेंस किया जाता है। यूनानी का फंडा ही ये है भाई, जो हमारी 4 कैफियत हैं, जो हमारे 4 इखलात हैं, दम, सफ़रा, बलगम, सौदा,
जब ये अनबैलेंस हो जाते हैं तो बीमारी होती है, जब बीमारी लाहक होती है तो इनको बैलेंस किया जाता है, जब ये दोबारा बैलेंस हो जाते हैं तो मरीज़ ठीक हो जाता है। तो इसलिए ओवरऑल काम कौन करता है? तबीयत को थोड़ा सा हम एफ़र्ट देते हैं दवाओं वगैरह से, तो इसलिए तबीयत असल मुआलिज है। इसी बात को यूनानी हकीम बुकरात का एक कॉल है कि फ़ितरत जो है सारी बीमारियों की मुआलिज है, यानी कि फ़ितरत उसकी इम्यूनिटी अंदर की फ़ितरत की जो वाली फ़ितरत नहीं, जो बाहर पेड़ पौधों वाली नहीं, बॉडी की जो इम्यूनिटी, बॉडी की जिसको हम तबीयत कह रहे हैं, वो असल मुआलिज है। ख्वाह कुछ क्यों ना करें, हालात हमेशा आखिर में फ़ितरत ही के सहारे मजबूर होते हैं। हम जिस कदर फ़ितरी तरीक़े इस्तेमाल करते हैं उसी कदर हमारी मदद होती है। ये बुकरात का पूरा कॉल है जिसको कोट किया है डॉक्टर वेलफ्रेड ने। तो डॉक्टर वेलफ्रेड का नाम याद रहना चाहिए कि इनका जो बुकरात का कॉल है ये उससे इनकी बात को मानते हैं, और इन्होंने उनकी बात को अपनी किसी किताब में पुटअप भी किया था कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, लास्ट में आपको इम्यूनिटी पे, आपको फ़ितरत पे उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर वो ठीक नहीं होता तो फिर बॉडी उसको ख़ुद ठीक करेगी। ठीक। और एक दूसरे अंग्रेज़ और गुज़रे हैं, लॉयल शिराल्ड, या तो ये हकीम रहे होंगे, इनके बारे में जानकारी नहीं है फ़िलहाल मुझे, या फिर ये कोई बुक लिखने वाले रहे होंगे, लॉयल शिराल्ड। तो इनका ये कहना है कि कभी कोई डॉक्टर अच्छा नहीं करता, सिर्फ़ इतना है कि मरीज़ को हिदायत करता है कि वो ख़ुद उन हालत में ढल जाए जहाँ फ़ितरत उसके इलाज में ख़ुद मुआवन होती है। अब फ़ितरत का इनके हिसाब से तो इम्यूनिटी के साथ साथ ये बाहरी इन्वायरमेंट को भी थोड़ा सा कह रहे हैं। ऊपर वाली डेफिनेशन से इन्वायरमेंट नहीं था, लेकिन अब इनकी डेफिनेशन से ये वाज़ेह होता है कि भाई बॉडी का भी अपना एक टेम्परामेंट है वो, और एक जो बाहर का टेम्परामेंट है वो, उसको भी हमें मुतदिल करना पड़ेगा। मान लीजिए बहुत सख्त गर्मी की वजह से किसी को लू लग गई, तो अब उस सख्त गर्मी में भी हम अगर उस मरीज़ को वहीं छोड़ देंगे तो फिर वो ठीक कैसे होगा? आप कितने भी उसको कोशिश करती रहिए, अगर बाहर का टेम्परेचर ही आप नॉर्मल नहीं कर रहे उसका, तो उसके लिए फिर हम झोपड़ी भुस वगैरह की बनाते थे पुराने ज़माने में जो हकीम थे, फिर उस पर खुशबुएँ वगैरह डालते थे, तब जाके वो ठीक होता था। तो यहाँ पर जो है ना, तब ये बाहर की जो डॉक्टर अच्छा नहीं करता, बल्कि फ़ितरत पे छोड़ना चाहिए। तो बॉडी को भी अपना टेम्परामेंट के हिसाब से जो दवाई देंगे उसको हमें बैलेंस करना है, और बाहरी अगर कोई गैर ज़रूरी तग़य्युरात हो रहे हैं तो उनको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये डॉक्टर लॉयल शिराल्ड, ये इनका नज़रिया है। तो इन दोनों के नज़रिए आप याद करके नोट कर लीजिएगा। वेलफ्रेड हैं तो वो बुकरात की उन्होंने कोट किया है, और लॉयल शिराल्ड जो हैं उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो फ़ितरत है वो ठीक करती है ना, मरीज़ को हिदायत करती है कि वो ख़ुद उन हालत में ढल जाए और वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक। अब सबसे पहले आता है अरकान। अरकान को अनासिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये उमूर तबय्या का पहला रुकन है। ठीक है, अरकान अनासिर कहते हैं। दूसरा इसको उस्तुक़ुस्सात भी इसको हम कहते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है उस्तुक़ुस्सात किसको कहते हैं, मिजाज को कहते हैं, इखलात को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो अरकान को अनासिर और उस्तुक़ुस्सात के नाम से भी मौसूम किया जाता है। ये वो बसीत और मुफ़रद मादे हैं, इसकी डेफिनीशन है अरकान की कि वो बसीत और मुफ़रद सिंगल पार्टिकल्स हैं जो बदन इंसान वग़ैरह के लिए अज्ज़ाए अव्वलिया हैं, जिनका ऐसे मादों में मुंतक़सीम होना मुमकिन नहीं, जिनकी सूरतें और माहियतें अफ़ाल व ख़वास मुख्तलिफ़ हों। अरकान के बाहम मिलने और तरकीब पाने से कायनात के मुख्तलिफ़ अनवा यानी मवालिद सलासा वजूद में आते हैं। मवालिद सलासा जैसे जमादात, नबातात, पेड़ पौधे, जानवर, तो अरकान के बाहम मिलने से वो मौजूद में आते हैं। तो ये जो है कि सिंगल पार्टिकल होते हैं, और इनको ऐसे पार्टिकल जब हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो दो पार्टिकल हैं, एक का मिजाज हार आ रहा है, एक का मिजाज बारिद आ रहा है, नहीं, उसका भी हार रहेगा, उसका भी हार रहेगा। ठीक है, तो इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। जो अफ़ाल एक हिस्से को चार में तोड़ेंगे अगर हम पार्टिकल को, तो जो अफ़ाल एक हिस्से का है वो भी तीनों बाकी के हिस्सों का होगा।
इसलिए इनको अरकान और ये मेन अनासिर हैं बॉडी के। मैं इसको आप सेल समझ लीजिए एक तरीके से, जो बॉडी के सबसे जो ऑर्गेनल छोटे हैं ना सेल, तो ये एक तरह से सेल हैं, बुनियाद हैं। किसी मकान की जो बुनियाद होती है ये बुनियाद है अरकान, ठीक है। अब ये हैं क्या क्या, तो इसमें कुछ हमारे अतिबाओं का इख्तिलाफ भी है कि अनासिर के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ पाया जाता है, वो आप बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले एक अनासर का नज़रिया हमारा दिया गया। अब इसमें भी याद रखिएगा आप एक चीज़, इसमें भी सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखें तो बेहतर रहेगा। सारी बुक्स में ये जो 5 आपके दिए गए हैं ये भी सीक्वेंस में दिए गए हैं। सबसे पहले बुखार, दूसरा अर्ज़। 5 जो गिरोह हैं, शुरू के जो 5 गिरोह हैं उनका नज़रिया जो था वो एक अनासर का था। वैसे 14 गिरोह हैं टोटल, तो शुरू के जो 5 अगर आप एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो शुरू के 5 गिरोह का नज़रिया एक अनासर का था। एक अनासर सीक्वेंस में कैसे लिखेंगे, बुखार, अर्ज़, आग, पानी, हवा, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका शॉर्ट भी कर सकते हैं, BAAP आप कर सकते हैं और नीचे H, ऐसे अगर आप याद करना चाहें तो ये आपको याद हो सकता है। बुखार, अर्ज़, बुखार के बाद अर्ज़ आएगा क्योंकि अर्ज़ ज़मीन होती है और आग थोड़ी ऊंची होती है, तो आग जो है वो भारी होगी ज़मीन से, इसलिए अर्ज़ नीचे रहेगा, उसके ऊपर आग आएगी, फिर पानी और फिर हवा। ये भी हम कुर्दाए अर्ज़ की तकसीम देखेंगे ना, तो अर्ज़ का जो खाका होता है सबसे अंदर अर्ज़ होती है, उसके ऊपर फिर आग होती है, फिर पानी होती है और सबसे ऊपर क्या होती है, हवा होती है। तो ये सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। एक अनासर का नज़रिया कितने लोगों ने दिया, 5 लोगों ने दिया। इन 5 लोगों को 5 गिरोह भी कह सकते हैं। सीक्वेंस याद रखिएगा, बुखार, अर्ज़, आग, पानी, हवा। ओके, नाउ 2 अनासर का नज़रिया देखते हैं हम। 2 अनासर का नज़रिया जो दिया है वो दिया है 3 गिरोह ने, ठीक। 3 गिरोह ने 2 अनासर का नज़रिया दिया है। सबसे पहले नार, अर्ज़, अर्ज़ और माँ, हवा और अर्ज़। अब इसमें एक 3 में आप एक चीज़ ख़ास देखिएगा, अर्ज़ यहाँ भी मौजूद है, अर्ज़ यहाँ भी मौजूद है, अर्ज़ यहाँ भी मौजूद है, तीनों में अर्ज़ कॉमन है, ठीक है। उसके बाद आग, पानी और हवा। बस ये सीक्वेंस आपका याद हो जाएगा। अर्ज़ तो आपको तीनों में लिखना ही लिखना है, ठीक है। APH कर दीजिए, एंटीपार्टम हेमरेज नहीं है ये, समझाने के लिए। इसको आप APH कर सकते हैं या फिर आप सिंगल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सहूलियत हो याद करने में। कुछ लोग फार्मूले के चक्कर में याद नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, फिर जितने फार्मूले याद करें उनको याद करने के लिए एक फार्मूला चाहिए, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू लर्न, ठीक है। तो 2 अनासर का नज़रिया कितने गिरोह ने दिया, 3। एक अनासर का कितने गिरोह ने दिया था, 5। टोटल गिरोह कितने हो गए हमारे पास, 8, ठीक है। अब उसके बाद 3 अनासर का नज़रिया। 3 अनासर का नज़रिया दिया था गिरोह नंबर 9 और गिरोह नंबर 10 ने। इसमें आप देखेंगे अर्ज़, हवा, हवा, ठीक है, आग, पानी। ऊपर भी आग पानी था, हवा ख़त्म हो गया, बस AP, यहाँ पे AP रहेगा, H हट जाएगा नीचे आते आते, ऊपर APH, सबसे ऊपर बाप, नीचे H, ठीक है। ऊपर का H हट के नीचे वाले में H में आ गया था हमारा। तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा तो उसका पूरा एक फार्मूला बता दूँगा, और मेरे एक इसका फार्मूला यूट्यूब पे भी है, आप उसको चाहें तो वीडियो आप देख सकते हैं, पूरा उसमें समझाया है ठीक से, ठीक है। अब इसके बाद जो 11वां गिरोह आता है वो आता है कीमिया दानों का गिरोह, यानी कि जो केमिस्ट थे, अलकीमिया जिनको कहा जाता है, वो आता है गिरोह नंबर 11। इनका मानना ये था कि जो अरकान हैं, ठीक है, ये 3 होते हैं, मतलब जो मेन जो होते हैं वो होते हैं रोगन, किबरीत और गंधक। गंधक की स्पेलिंग, ठीक, गंधक, ये 3 होते हैं, रोगन, किबरीत, गंधक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर के अगर आपसे कोई नहीं पूछता तो ये पूछ सकते हैं कि भाई कीमियादानों का कौन सा गिरोह है, तो आपको ये पता होना चाहिए 11वां गिरोह है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका ऐसे बन सकता है। दूसरा ऐसे बन सकता है कि रोगन, किबरीत और गंधक कौन से गिरोह में, उसका भी 11वां गिरोह कहलाएगा।
कीमियादानों का कौन सा, कीमियादानों ने किस किस चीज़ को अपने उसमें अरकान माना है? रोगन, किबरीत, गंधक, रोगन, पारा, नमक, रोगन, शंगरफ या सम्मुल्फार, इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो रोगन, किबरीत और गंधक, ये आप 11वां ग्रुप हो गया। उसके बाद जो हमारा ग्रुप आता है मेन फ़लासफ़ा मशाइन का। फ़लासफ़ा मशाइन वो अतिब्बा के लाते थे जो घूम फिर कर तालीम दिया करते थे, जगह जगह जाके इल्म तिब को सिखाया करते थे, वो फ़लासफ़ा मशाइन कहलाते हैं, जिसके अंदर अरस्तू का नाम सर फहरिस्त थे। तो इनका मानना ये था कि अनासिर अरबा सबसे पहले अरस्तू ने इसका नज़रिया दिया जो मैंने आपको बताया, और बुकरात ने तिब की बुनियाद इस पे रखी थी। बुकरात ने जो मेन इसकी वो रखी थी, इन 4 अनासिर पे रखी थी। तो फ़लासफ़ा मशाइन ने जो 4 अनासिर का जो आपको नज़रिया दिया था, हरारत, रतूबत, बरूदत और यबूसत, ठीक, इन 4 अनासिर से मिलके तो फ़लासफ़ा मशाइन का ये होगा। उसके बाद फ़लासफ़ा मशाइन के बाद 5 अनासिर का नज़रिया जो आता है वो आता है जो आयुर्वेद वाले हैं हमारे, उनका जो नज़रिया है, जो वो 5 तत्व बताते हैं, अनासिर जो हमारे 4 हैं उनके साथ साथ वो एक आकाश को भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो जो इनका शामिल हो रहा है इसके अंदर मेन हो रहा है आकाश, या आकाश यानी कि स्काई, आसमान को इन्होंने 5 अनासिर में शामिल किया है। 4 हमारे वाले हो गए और एक इनका स्काई, ठीक है। उसके बाद जो गिरोह आता है, 14वां गिरोह आता है, जो आखिरी गिरोह है हमारा, वो आता है असहाबे खलीद का। असहाबे खलीद, खलीद के मानने बहुत सारे, तो बहुत सारों को ये गिरोह मानता था, मतलब जो वो हैं हमारे एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। हमने तो वो मान लिए हवा, अर्ज़, 4 मान लिए थे अपने, ठीक है, अर्ज़, पानी, हवा, ठीक है। और मैंने आपको शुरू में वो हरारत रतूबत बताया था, वो अर्ज़, पानी, आग, हवा, वो 4 जो हमारे चले आ रहे हैं ऊपर से वो हैं वो, ठीक है। उसके बाद उनकी कैफ़ियत फ़ाइला मुनफ़ाइला होती हैं, वो हरारत और रतूबत होती हैं। तो वो 4 अर्ज़, आग, हवा और पानी, और आयुर्वेद ने क्या उसमें ऐड किया था? स्काई। तो असहाबे खलीद मानते हैं कि ये न 4 होते हैं, न 3 होते हैं, न 5 होते हैं, अनासिर ये कसीरा होते हैं, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। ये उन तबीबों का मानना था। अल्लामा नफ़ीस का ये कहना है, ये कोटेशन है अल्लामा नफ़ीस की, जो कोटेशन आप जैसे जैसे आती जाए तो उसको एक साइड में आप लोग नोट कर लीजिएगा। मुरकबात के वजूद के लिए 4 ही किस्म के मादे की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कायनात के अंदर कोई मुरक्कब, कोई चीज़ अगर वजूद में आती है तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? हवा, पानी, आग और मिट्टी, ठीक है। कोई भी सॉलिड फॉर्म अगर शेप लेती है कोई चीज़ का तो उसके लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। अब कायनात में अनासिर का तिब्बी मकाम क्या है? यानी कि कायनात में अनासिर का जो तब्बी मकाम है वो उसको हम कैफियत के हिसाब से बांट देते हैं। हमारे पास 4 कैफियतें होती हैं, जैसे हार, बारिद, रतब और याबिस, ठीक है। जो हार और बारिद होती हैं इनको कैफियत फ़ाइला, ठीक है, कैफियत फ़ाइला कहा जाता है। और रतब और याबिस जो होती हैं ये मुनफ़ाइला होती हैं। हार, बारिद, रतब, याबिस। 2023 में भी क्वेश्चन यही आया था एक, कि अनासिर अरबा जो हैं वो डिपेंड किस पे होते हैं। तो उनके ऑप्शन थे, एक तो कैफियत अरबा, अरकान अरबा, अखलात अरबा और फसूल अरबा। तो क्योंकि ये कैफियत 4 कैफियत हैं, इन्हीं के ऊपर अरकान डिपेंड होते हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कैफियत अरबा का होगा। क्वेश्चन यही था कि अनासिर अरबा किस पे डिपेंड होते हैं, तो जो ये 4 कैफियत हैं इस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। हार, बारिद कैफियत फ़ाइला और रतब, याबिस कैफियत मुनफ़ाइला, ठीक। अब जो अर्ज़ है, अर्ज़ को आप मिट्टी भी कह सकते हैं, ज़मीन भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका जो मिजाज होगा, एक इसके अंदर कैफियत फ़ाइला मिलेगी आपको 4 में, और एक में मिलेगी कैफियत मुनफ़ाइला। दोनों के मिलने से फिर इनकी कैफियत पैदा होती है। 2 हरारत और
बरूदत दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। जब भी जमा होंगे एक कैफियत फ़ाइला जमा होगी और एक कैफियत मुनफ़ाइला जमा होगी, ये याद रखिएगा। कभी हार और बारिद एक साथ नहीं मिलेंगे आपको। तो अर्ज़ जो है इसमें ये मिजाज अर्ज़ का या मट्टी का या ज़मीन का बारिद और याबिस। खुश्क होती है मट्टी, नॉर्मल है होने को तो गीली भी हो सकती है, पानी डाल तो गीली हो जाएगी, लेकिन हम जो बात करते हैं वो पर्टिकुलर नॉर्मल चीज़ की करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे करते हैं। तो ये इसका मिजाज होगा बारिद और याबिस। इसी तरह से हवा जो होगी, हवा का जो मिजाज होगा इसकी एक कैफियत है हार और दूसरी है रतब। ठीक है, तो हार और रतब एक कैफियत फ़ाइला और दूसरी कैफियत मुनफ़ाइला। तो हवा की कैफियत हार रतब, अर्ज़ की कैफियत बारिद याबिस। उसके बाद पानी की कैफियत क्या होगी? पानी की कैफियत होगी बारिद और रतब। ठीक है, हवा भी रतब है लेकिन वो बारिद नहीं है, पानी बारिद रतब है। नार आपको पता ही है गर्म होती है और खुश्क होती है, तो नार हार याबिस होगी, एक कैफियत फ़ाइला और कैफियत मुनफ़ाइला। ठीक है, अब जदीद तहकीक के हिसाब से जो अब तक ढूंढे जा चुके हैं, जैसे हमारे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये 118 खोजे जा चुके हैं, जिसके अंदर जो 98 हैं वो आपको प्योर फॉर्म में मिलेंगे। जो 90 हैं ये प्योर फॉर्म मौजूद है इनकी, बाकी जो बचे हुए हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं हैं। 118 टोटल हैं। जब हम पहले पढ़ते थे शुरू में 7-8 साल पहले, तब वो 108 थे। अब जो लेटेस्ट हैं वो 118 हैं। लेकिन मेन कंसर्न हमारा है यूनानी से, तो जिसमें इंसानी की तकवीम के लिए जो हमें चाहिए वो हैं 19। कितने हैं वो? 19। ठीक है, 19 को भी फिर हमने 4 उसमें डिवाइड किया गया है। यानी कि भाई हम अपने जो हमारे जो फ़लासफ़ा मशाइन ने जो बताया कि भाई अरकान के लिए 4 चीज़ें ज़रूरत हैं, अर्ज़, पानी, हवा, ठीक है, आग। तो ये जो चीज़ उन्होंने बताई उसके हिसाब से हमने इनको जो हमारे ये केमिकल्स हैं जो एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको हमने डिवाइड किया है 4 कैटेगरीज़ के अंदर। जो 19 जो एलिमेंट्स हैं मेन, सबसे पहले आते हैं हमारे नारिया, यानी कि गर्म वाले एलिमेंट जिनका मिजाज गर्म होता है, जिसमें सबसे पहले सर फहरिस्त आती है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके जो अरकान है, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ना कह के नसीम कह दें वो, है ना। तो इसका शुरू के जो हमारे 6 हैं उनके आपके उर्दू के टर्मिनोलॉजी याद होना चाहिए। सॉरी, पहला हो गया ऑक्सीजन, जिसको हम कहते हैं नसीम, तो ये आप याद कर लीजिएगा। दूसरा होता है नौरेन, नौरेन को होता है फॉस्फोरस। ठीक, तो नौरेन फॉस्फोरस ये आपको याद होना चाहिए। ये नारिया वाले, नारिया में 4 आते हैं। ठीक है, तीसरा होता है आपका हजरैन, इसको कहते हैं क्लोरीन। ठीक है, Cl इसका केमिकल फार्मूला है। हजरैन, क्लोरीन, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपको क्लोरीन, फॉस्फोरस या फ्लोरीन करके नहीं आएगा, हो सकता है हजरैन, सेलेन, नूरेन, नसीम, इस तरह के से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं वो। और चौथा जो होता है वो होता है फ्लोरीन, जिसको हम कहते हैं सेलीन। ठीक है, FL या FLUORIN, फ्लोरीन। ठीक, ये तो हो गए 4 नारिया। अब कितने बचे? 19 में से 4 गए, तो अभी बचे हमारे पास 15। हवाई, जो मेनली हवाई है, आपको मालूम है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन मौजूद है। ठीक है, 4/5 एटमॉस्फेयर में आपको नाइट्रोजन ही मिलेगा, तो नाइट्रोजन को ही अपकरेन कहते हैं, इसका सिंबल होगा N। तो 4 ये हो गए आपके, 1 5 ये हो गए। 19 में से 5 आपको माइनस करेंगे तो अब आपके बचे 14 में से माई बचा, ये तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हाइड्रोजन है, आप सबको पता है। ठीक, बस आप लोग इतना करिए, ये जो शुरू के हमने 6 बताएं इनके नाम याद कर लीजिए, इंग्लिश वाले भी और उर्दू वाले भी। अब जो बच गए अर्जिया यानी कि अर्थ वाले जो बचे हुए हैं वो 13 हैं। अब इनके अलावा क्वेश्चन में कोई भी पुटअप हो जाए तो वो अर्जिया ही कहलाएगा, तो अर्जिया आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप खाली ऊपर के ये 4 याद कर लीजिए,
नारिया में ऑक्सीजन हो गया आपका, क्लोरीन, फ्लोरीन और सैलीन। हवाई में आपका नाइट्रोजन हो गया, माई में आपका हाइड्रोजन यानी कि H2O, वो H2O के। अर्जिया में 13 होते हैं। 13 के मैं आपको नाम बता देता हूँ, वैसे याद ना करें क्योंकि उसमें टाइम ख़राब होगा। अगर ये याद है फिर अर्जिया में जितने आएंगे सब अर्जिया ही कहलाएंगे, जिसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड आ सकता है, आपका सल्फ़र आएगा, आयोडीन, ठीक है, उसमें फिर सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। तो इन सबको भूल जाइए, आप ऊपर के 6 याद कर लीजिए खाली, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, अरकान जो है आपका कंप्लीट हो गया आज, ठीक है। अरकान आपका कम हो गया, छोटा टॉपिक था लेकिन डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि अभी थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम, उसके बाद इसको हम ब्रीफ करते चलेंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ाएंगे। और जिनकी जो हमारे फ्रेशर्स हैं उन्हें अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो वो हमें मैसेज करें, तो हम उनको डिटेल्स उनके वजह से अलग से अगर चाहेंगे तो डिटेल्स भी पढ़ा देंगे। और अगर आप लोग सब चाहेंगे कि डिटेल्स में चलता रहे तो डिटेल में चलता रहेगा। कोर्स इंशाल्लाह ताला टाइम पर ही कंप्लीट होगा और इंशाल्लाह ताला फ़िलहाल आज के लिए अरकान तक काफ़ी है, ठीक है। और फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शब ख़ैर, ठीक।